बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। हर रोज मईशत की तबाही की नई नई दास्तानें सुनने को मिल रही हैं। आज एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से भी कह दिया गया है कि 2020 तक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की खित्ते में सबसे कम रहेगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की शरह नमू इस साल 3.9 जबकि भारत की 7.2 रहेगी। नौबत यह आन पहुंची है कि हुकूमत के अपने वजीर जनाब अब्दुल रज़ाक दाऊद ने पाकिस्तान को कंगाल मुल्क कह दिया और मीटिंग में एक मेंबर की जानिब से एतराज उठाने पर इन अल्फाज को वापस लिया गया। हुकूमत की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जनाब डॉक्टर इशफाक हसन खान ने भी, यहाँ तक कि जनाब जहांगीर तरीन ने भी जनाब असद उमर का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद कर दी है और कहा है कि मौजूदा मसाइल का हल करने के लिए फैसले करने में ताखीर की गई और अभी तक कई फैसले नहीं किए गए। न सिर्फ ये बल्कि रावलपिंडी से तहरीक इंसाफ के MPA एजाज खान जाजी साहब ने भी एक लीक्ड वीडियो में हुकूमत की खराब कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। 400 रुपए की दवाई भी हॉस्पिटल नहीं मिलती। साडा मैं अगर महीने तो खून बंद सी, मेरा 2 महीने बंद सी ते असी शर्मिंदगी की वजह तो बंद सी। उथों कालां आदियां सन दोस्तां भरावां दियां, परेशान लोगों दियां, अगे कोई सुनाई नहीं सी। टिकटियां तुहाडे इलाके बहुत ज्यादा सन, फौजी कॉलोनी के एरिया बहुत ज्यादा डाके पै रहे सन। मैं CPO आ गया सी, राजा बशारत साहब भी बैठे सन। मैं कहा जी साडी कोई पसंद नहीं है, SHO जिहड़ा मर्जी लाओ पर ध्यानदार लाओ ते मान वाला बंदा लाओ, कम से कम रुके। उसके बावजूद जिस वक्त इन्होंने CPO साहब 5 लाख रुपया तैनाती का लै रहे हैं, SHO उन्होंने 3 लाख रुपया महीना लै रहे हैं। ये कर रहे हैं, ये तब्दीली आई है। गवर्नेंस का हाल ये है कि लाहौर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए मुफ्त टेस्ट की सहूलत खत्म कर दी गई है। जिन टेस्टों की पहले भी फीस वसूल की जाती थी उनकी फीसों में इजाफा कर दिया गया है। वो कि हुकूमत की जानिब से इस खबर की तरदीद कर दी गई, लेकिन क्या अस्पतालों में जेर इलाज मरीज भी झूठ बोल रहे हैं? 300 रुपया लिता 5 टेस्ट सी उन्होंने कहा ਉਹਦੀ पर्ची ਵੱਡੀ पर्ची साढ़े को उन्होंने है। पहले फ्री थे, अब गरीब बंदे के पास हाफ के भी पैसे ना हो तो फिर बंदा क्या करे। पहले टेस्ट करवाए हैं वो फ्री हुए थे, अब जो करवाए हैं ये पैसों में हो रही है, किसी से 700 ले रहे हैं, किसी से 800 ले रहे हैं। 2-3 घंटे से यहाँ खड़े हैं, कितनी लाइन में मुसीबत है यहाँ। तो बस इस तरह ही गवर्नमेंट अस्पताल क्या फ़ायदा है जब ये इस तरह से काम करते हैं। दूसरी जानिब पेशावर के BRT मंसूबे से मुतालिक प्रोफेशनल इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मंसूबे की नाकिस मंसूबाबंदी की गई, डिजाइन प्रोजेक्ट के काम में गफलत बरतने का भी कहा गया है। प्रोफेशनल इंस्पेक्शन टीम ने नाकिस मंसूबाबंदी पर कार्रवाई की सिफारिश की है और कहा है कि जिम्मेदारों का तयन करके एहतसाब किया जाए, क्योंकि इसमें आवाम का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक जराए का कहना है कि मौजूदा हुकूमत 8 माह में 109 मिलियन रुपए सिर्फ मीटिंग्स में होने वाली रिफ्रेशमेंट्स यानी चाय पानी पर खर्च कर चुकी है। लेकिन कैमरे के सामने कभी हमारे दबंग वजीर मुमलिकत बराए दाखिला एक बत्ती जलने पर अफसर फारिग कर देते हैं। लाइट क्यों ऑन है? जब ये लाइट क्यों ऑन है? सस्पेंड होने को इसको सस्पेंड करें। कभी सदर मुमलिक जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कैमरे के आगे कुर्सियों पर लेटकर अपनी ईमानदारी और आला कारकर्दगी पर आवाम को कायल करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। लेकिन हम जब भी हुकूमती अहदेदारों से सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलता है नवाज शरीफ चोर और आसिफ जरदारी डाकू। इन हालात में हुकूमत कैसे चलेगी? और इससे भी ज्यादा अहम सवाल यह है कि इन हालात में मुल्क कैसे चलेगा? आज इस पर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया। महंगाई भी क्या कहेंगे सर? महंगाई नया पाकिस्तान है, महंगाई भी मुबारक हो, आपको तकलीफ हुई है? अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं तारिक फजल चौधरी साहब, मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। वलीद इकबाल साहब सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लाहौर में मेरे साथ मौजूद हैं। और सरदार नवील गबोल साहब मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर साहब, जारी बात है हुकूमत आपकी है, बात हुकूमत से ही शुरू होती है। मुझे सिर्फ एक बात हमेशा जहन में आती है, वो यही कि आपके नज़दीक, आपने इलेक्शन भी लड़ा हुआ है, आपके नज़दीक
लोगों को महसूस हो रहा है, आपको कुछ शिकायत मिलती है कहीं जाते हैं अपने हल्का बाब में, लोगों में, और जब ये सारी महंगाई, ये चीज़ें सामने आ रही हैं, जो कुछ दिखा रहे हैं, मीडिया दिखा रहा है, लोग आपको कहते हैं कि ये क्या हो रहा है? जी, मैं आपने दुरुस्त कहा, मैं कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिशियन रहा हुआ हूँ। ये तो अभी सेनेट में तो हालिया मैं मुंतखब हो गया, लेकिन उससे पहले पिछले 5-6 साल में मैंने तो कंस्टिट्यूंसीज़ में इन्वॉल्व रहा हूँ, लोगों से पब्लिक कांटेक्ट ज़्यादा काफ़ी रहा है। डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ लाहौर का मैं, तो लोग आते जाते रहते हैं अपने कहते क्या मुख्तलिफ मसाइल लेकर। सो नहीं, मतलब वैसे ज़्यादातर जो लोग आते हैं, मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो तो हमारी अपनी पार्टी के कारकुन होते हैं। ठीक हो गया। किसी के कोई बिहाफ पे कोई काम लेके या कुछ इस तरह से, तो वो तो उनका तो इन मामलों पे खामोशी है, वो और बातों पे करते हैं, पार्टी की तश्कील पर, कुछ तकरीरियाँ जो पंजाब में होनी थी उसका इंतजार है, इस तरह की बातें। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? मेरा देखिए इस बात से तो हो रही है महंगाई और इस सब के ऊपर, देखिए इस बात से तो इनकार नहीं है कि महंगाई बिल्कुल जो है उसका सामना है, और उसकी रीजंस भी जो हैं वो काफ़ी वाज़ेह हैं। उसमें एनर्जी प्राइसेस हैं, उसमें जो डॉलर और रुपए की शरह का सिलसिला जो है वो है, और इसका जो एतराफ़ है वो तो वज़ीर ख़जाना खुद भी कर चुके हैं। वलीद साहब, ये भी फरमाइएगा कि जब आपकी अपनी ही हुकूमत वो काम करती है, मतलब जैसे अगर आप शुरू कर दें IMF के पास ना जाने के दावों से लेकर एमनेस्टी स्कीम के खिलाफ, और ये कि वो जो ईमानदार टैक्स पेयर है उसके मुंह पे तमाचे के बराबर है, जब ये तमाम बातें करने का आपकी खुद हुकूमत इंदिया देती है और करने के लिए आगे बढ़ती है, तब क्या महसूस करते हैं आप? देखें जी, IMF से कर्जे लेने वाली बात जो है वो तो डेफिनेटली जब आके मईशत को संभाला तो अंदाज़ा लगा कि कितने बड़े होल्स हैं उसके अंदर। ठीक हो गया। और उसके लिए भी पहले दोस्त मुल्कों से इसलिए रजू किया कि अगर उन होल्स को जितना भी प्लग किया जा सकता है करके जब जाएंगे IMF के पास, तो उनकी उस तरह की शराइत इतनी सख्त नहीं होंगी जितनी कि उसके बगैर होती। इस वजह से उसमें ताख़ीर हुई, या उसको एक अब तवक्को की जा रही है कि अगले महीने में वो होगा। एमनेस्टी स्कीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है जी, मुझे जो इसका समझ है इन चीज़ों की और इन मामलों की, वो यही है कि जी जो पिछली एमनेस्टी स्कीम थी जो 2017 में इसका ऐलान हुआ और जो 18 में जो वज़ा की सामने लाई गई कानून के तौर पे, उसमें हम यही महसूस करते थे कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और इसके बारे में असद उमर साहब ने कहा है कि ये सिफारिशात और जो बहुत सी हैं ट्रेडर्स की जो कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी की जो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी, लेकिन आपने कहा था जिन लोगों ने वो ली उनका हम करेंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो नहीं कर रहे। आपकी हुकूमत एक नई एमनेस्टी स्कीम, टैक्स एमनेस्टी स्कीम लगा रही है, ये बात अपनी जगह मौजूद है। चौधरी साहब, मैं आपके पास आऊँगा। हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर गवर्न कर रहे हो तो मुश्किल होता है। आपकी हुकूमत पिछले 5 साल में वफाक में रही, पंजाब में 2 दफ़ा रही। जो चार्जशीट है, आज भी मैं असद उमर साहब फरमा रहे थे, वो इन्होंने कहा कि कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसे आप कर्जे में नहीं छोड़ के गए। गैस का कोई डेफिसिट या कर्जा नहीं था, वो कहते हैं आप गैस के शोबे को भी मकरूज करके चले गए। 70 बिलियन का रिकॉर्ड लॉस है PIA का, ये असद उमर साहब कहते हैं खैर खाकान अब्बासी साहब के दौर के अंदर, यानी PMLN की गवर्नमेंट के दौर पे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल बंद हुई, ये असद उमर साहब फरमा रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में। तो आज जो कुछ हुकूमत कर रही है या जिस मसले का हुकूमत को सामना है, उसकी बुनियाद आपकी हुकूमत डाल के गई है। 30,000 अरब का कर्ज झूठ नहीं है, ये तो हकीकत है, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। उसके लिए हुकूमत कर रही है, शायद कुछ गलतियां होंगी, कुछ काम सही भी होंगे। चौधरी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश है जी कि चाहे वो हुकूमत हो, कोई फ़र्द हो, कोई इदारा हो, अगर उसको जो टास्क सौंपा गया है, अगर उसमें वो कामयाब नहीं हो रहा किसी वजह से, तो उसे चंद चीज़ों का एतराफ़ करना होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अगर अपने ऊपर आपको मिसाल दूं, मैंने MBBS किया है, जो कि काफ़ी एक मुश्किल इम्तहान समझा जाता है। अगर मुझे अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप नहीं है, मुझे एग्ज़ामिनेशन में या इम्तहान में बैठ के मुझे सवालों के जवाब नहीं आ रहे, तो मुझे ये मानना चाहिए कि मेरी तैयारी नहीं थी, मैंने मेहनत नहीं की, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं नालायक हूँ इस सब्जेक्ट में। बजाय इसके कि मैं कहूँ ये पर्चा मुश्किल दिया है, एग्जामिनर जो है ये बड़ा फजूल है, ये हमें पास होता देखना नहीं चाहता, कोई 100 और बहाने हिले ढूंढूं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तस्लीम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। दूसरी बात ये जी कि एक और आसान हल होता है कि आंखें बंद कर लेना, जो मौजूदा हुकूमत कर रही है कि आंखें बंद करके 100% इल्ज़ाम नून लीग की गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, इनके घर में आजकल अगर कोई बर्तन भी टूट जाए ना, तो मुनीब साहब वो भी नून लीग की वजह से ही होता है, किसी को बुखार चढ़ जाए वो भी नून लीग की वजह से होता है।
आसान हल ढूंढ लिया है इन्होंने, मीडिया को बेवकूफ़ बनाना, मीडिया के ज़रिए अवाम को बेवकूफ़ बनाना। मैं 3 बातें आपसे पूछता हूँ कि इसमें मुस्लिम लीग नून का क्या किरदार है। जब इन्होंने ये कहा इमरान खान साहब ने, और इनकी जो, हम लोग तो बकौल इनके बड़े चोर थे ना, इनके साथ तो बड़े फरिश्ते और बड़े नेक और बड़े पाक लोग हैं। इन्होंने कहा जब नेक लोगों की हुकूमत आती है और जब लीडर ऊपर करप्ट नहीं होता तो टैक्स डबल ट्रिपल इकट्ठा होता है, डॉलर्स की बारिश होती है। जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कह रहे हैं टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, टैक्स की जो इस वक्त वसूली है उसमें कमी आ रही है, शदीद कमी आ रही है। दूसरी मुझे ये बताएं कि दवाइयाँ आपने 100% महंगी कर दी, जो जान बचाने वाली दवाइयाँ थी वो भी आपने, उनको भी आपने नहीं बख्शा। एक गरीब आदमी के साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं, इसमें नून लीग का क्या कसूर है। ग्रॉसरी आइटम्स, कल मेरे एक भाई पीटीआई के बैठे हुए टीवी टॉक शो में कहने लगे, मैं सिर्फ आपका 1 मिनट लूँगा, उन्होंने कहा जी चूँकि डॉलर की कीमत महंगी हो गई है लिहाजा टमाटर और गोभी भी महंगे हो गए हैं। ये मेरी मालूमात में पहली दफ़ा इजाफा हुआ है कि टमाटरों की, भिंडी की, करेले की, खीरे की कीमत भी डॉलरों के साथ रिलेटेड है। अच्छा यार, पेट्रोल की कीमतों को अगर आप टमाटरों का तो वो कह रहे हैं इंडिया से इंपोर्ट हो रहे थे तो इसलिए ज्यादा बढ़ गई 300%। वो तो असद उमर साहब ने भी कहा है। वैसे आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान में उनमें इजाफा हो रहा है। ग्रॉसरी की आइटम में मैं आपसे बात कर चुका हूँ, तो 50 लाख घरों का इन्होंने दावा किया था, अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी गई, कोई मंसूबा ही कोई नहीं है, कोई पता ही कोई। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये आंखें बंद ना करें, ये दूसरों पे इल्ज़ाम तराशियाँ ना करें, हकीकत को फेस करें कि हमारी टीम जो है वो कमज़ोर है, हमारी टीम ना अहल है, हमारी टीम ना लायक है, और शायद उसमें कोई बेहतरी लाने की साहब आप भी तो कोई मदद नहीं दे रहे ना हुकूमत को, आप भी तो तनकीद ही कर रहे हैं या आप हुकूमत को कॉर्नर करते हैं। वो कहते हैं हमें पार्लियामान के अंदर बात नहीं करने देते, बात करते हैं आप तो आप महज अपने तरफ होते हुए यकतरफा एहतसाब की, आप भी तो हुकूमत को असिस्ट नहीं कर रहे। मेरा ख्याल ये है कि वलीद साहब इस बात से कतई तौर पर इनकार नहीं कर सकते, अब ये खुद भी पार्लियामेंटेरियन है, कि जितना अच्छा माहौल मौजूदा हुकूमत को मिला है, हमें तो अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ था तो ये धरने पे चढ़ गए थे कंटेनर लेके यहाँ पे, और इन्होंने सारे गेट शेट पार्लियामेंट के तोड़ दिए थे और रेडियो पे कब्जे और पीएम हाउस पे चढ़ाइयाँ तो पहले साल ही शुरू हो गई थी। दहशतगर्दी में कमी आई हुई है, ना होने के बराबर है, लोड शेडिंग मुल्क में है नहीं, अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार है। जितना फ्रेंडली माहौल इन्हें मिला है, सरदार नबील गबोल साहब इस पर मजीद बात करेंगे, इतना किसी हुकूमत को नहीं मिला। अच्छा, लेकिन इनमें सलाहियत ही नहीं है, बेसाखियों के सहारे ये कब तक चलेंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अच्छा चले, मैं गबोल साहब से पूछ लेता हूँ। गबोल साहब, मसला यहाँ पर कॉम्पिटेंस का, या देखिए आपकी जमात बड़ी नाकिद रही है मुस्लिम लीग नून की स्टाइल ऑफ गवर्नेंस की, कि कर्जा जात की, मुआशी बदहाली की। अब आजकल काफ़ी मामलात साजगार हैं आपस दोनों जमातों के, अपोजिशन जमातों के आपस में, लेकिन सिरे से आप ये भी तो नहीं कह सकते कि जो कुछ किया धरा है, अब 8 महीने में अगर इस हुकूमत ने कर्जे सूद की मद में अरबों रुपया देना है, इतना बड़ा डेट है, उसकी सर्विसिंग करनी है, तो सिरे से हुकूमत के जिम्मे तो नहीं आप डाल सकते ना कि इस हुकूमत का ही किया गुजरा है सारा। ये तो फैक्ट है कि इस हुकूमत को एक मईशत जिस हालत में मिली है, वो कर्जे तो अपनी जगह मौजूद थे। कबूल साहब, आपको मुनीब साहब, आपको ये अगर पूछना है ना ये सवाल, तो ज़रा एहसन इकबाल को से ज़रा पूछ लें कि जब मुस्लिम लीग की हुकूमत ख़त्म हुई थी और इनकी हुकूमत आई थी, उस वक्त 45 अरब रुपए का इनके ऊपर कर्ज था। आज का कर्ज देख लेंगे कितना हो गया, यानी कितने महीने हो गए इनको आए हुए, मेरे ख्याल 10वां महीना चल रहा है शायद। आप मुझे एक बात बताएं, मुझे बड़ा तरस आता है यार, और बड़ा मुझे एक अंदरूनी खुशी भी उन लोगों की जो तब्दीली का नारा लगाने वाले लोगों ने पाकिस्तान को ऐसे तब्दील कर दिया कि पाकिस्तान जो है एक फाइनेंशियल क्राइसिस में इस तरह बुरी तरह फंस गया उस भंवर में कि इसको निकालने के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी मौजूद है। उसका और कोई दूसरा हल नहीं है। हम दुआ कर रहे हैं, हम अल्लाह से हम दुआ करते कि पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे, लेकिन मौजूदा जो इमेच्योर गवर्नमेंट है, जिनको नहीं पता है कि सियासत किसको कहते हैं, हुकूमत कैसे चलाते हैं, ये एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है। और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट भी किस तरह का टेक्नोक्रेट, जिसको कुछ आता नहीं है। यानी एक डिपार्टमेंट में आप देख लें, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, उसमें 10-10
एडवाइजर्स लगाए गए हैं और वो 10 लोग आपस में मुत्तफिक नहीं होते हैं, और जब वो जाके प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठते तो प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि यार ये मेरा मसला नहीं है, आप लोगों को हल बताना है। तो पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस में बुरी तरह फंस चुका है। आप जाकर देखें कि IMF के कहने पर आप डी वैल्यू पैसे को कर रहे हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत में क्यों नहीं डी वैल्यू आपने किया? लेकिन उस पर भी बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट तो कहते हैं ना, वो आर्टिफिशियली आपने जब मेंटेन किया रुपए की कदर को सस्टेन करने की कोशिश में आपने अरबों डॉलर गवाए। ये तो इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं कि वो भी एक गलत पॉलिसी थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की। अच्छा, ये इकोनॉमिस्ट कहते हैं। आज आपने जो अपने एशियन डेवलपमेंट बैंक के आपने जिक्र की है, आज के देखें पाकिस्तान ये जो ट्विटर पे बैठे होते हैं बच्चे, जिनको रखा इसीलिए गया है कि आप सिर्फ ऑपोजिशन को गालियां दें, आज उनके मुंह पे तमाचा है। जो ट्विटर पे बैठकर कहते हैं कि जी इमरान खान तब्दीली का नाम है। इमरान खान ने पाकिस्तान को तो बनाना रिपब्लिक बना दिया। अल्लाह रहम करे। खान जो कि ये बड़ी सख्त बात है, तो उसकी नजर में देखिए आई स्टैंड टू इट। आपने पाकिस्तान को आपकी नजर में, पीटीआई की नजर में, आपने इसको बनाना रिपब्लिक समझ के आप पाकिस्तान को चला रहे हैं। हम पाकिस्तान को कायदे आजम का पाकिस्तान देख के चलाना चाहते हैं। आप लोगों ने कहां पहुंचा दिए? आप जाए गरीबों से पूछें, ये हालात तो चले हमारे सामने पूछें। सेनेटर वलीद कहता है कि मुझे नहीं पता है। मैं कहता हूं सेनेटर वलीद साहब, खुदा की कसम वो दिन अनकरीब आएगा जब पीटीआई के नुमाइंदे बाहर रोडों पर सकेंगे। चले ठीक है, ये वक्त क्या वाकई आएगा या नहीं? मैं जरा एक ब्रेक ले लेता हूं। अब वो पार्टी तो आपकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मंजूर वसान साहब ख्वाब देखते रहे, पता नहीं सच होते हैं झूठ होते हैं, पता नहीं उनकी ताबीर क्या होती है। बहरहाल उनको लग रहा है कि हुकूमत वक्त पूरा नहीं करेगी। वैसे ये भी अलमिया है, हुकूमत जैसी भी हो उसे वक्त पूरा करना चाहिए। और हमारे मुल्क में ये अब मेरी तस्हीह आप तीनों हज़रात ही करेंगे कि क्या महंगाई या मिस गवर्नेंस के हवाले से क्या कानूनी तरीके से, आइनी तरीके से हुकूमतें ख़त्म की जा सकती नहीं की गई हैं? ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे। बस साथ ही मंजूर वसान साहब का ख्वाब क्या कहते हैं? देखिए 2019-20 में इमरान खान से गलत काम करवाए जाएंगे और इनसे काम करवा करके सियासतदान को बदनाम करवा करके इनको छुट्टी पे भेजा जाएगा और इमरान खान को रिप्लेस करेंगे। और इमरान खान के जगह अपनी पार्टी में कोई ऐसा बंदा आएगा असेंबली में जो उनको वजीर आजम के लिए नामजद किया जाएगा। जून के बाद हालात ऐसे होंगे कि इमरान खान खुद ही, मैंने पहले भी कहा था 2020 में मुझे इमरान खान नजर नहीं आ रहा। उनको तो नजर नहीं आ रहा वलीद साहब। पर सवाल ये है कि अगर ऐसे हालात आते हैं तो इमरान खान साहब का क्या कसूर है? अगर कसूर है तो उनकी टीम का है। उन्होंने तो मईशत में अपनी तरफ से बेस्ट लोग लगाए हैं। अगर नहीं चल रही है, खुदा न खास्ता बुरे हालात हैं, वसान साहब तो इमरान खान साहब को तब्दील करने की बातें करते हैं। देखिए जी, ये वसान साहब मालूम नहीं इनको जो इल्म नजूम या जो ज्योतिषी होने का कोई स्किल है इनके पास कि मुझे फ़लाँ शख्स नज़र नहीं आ रहा। उनसे पूछना चाहिए कि इनको अपने लीडर कहाँ नज़र आ रहे हैं, वो सलाखों के इस तरफ होंगे या उस तरफ होंगे। ये भी सवाल उठ सकता है। मुझे थोड़ा सा एक कदम पीछे जाना है, क्योंकि आपका पिछले सवाल को मैं सोच रहा था कि मुझे 2-3 फ़ोन कॉल्स पिछले दिनों में आई हैं, 2-3 दिनों में लोगों की कि जी बहुत बहुत बोझ पड़ रहा है गरीबों पे, ये वो। और वो कॉलें कुवैत से या किधर से आ रही थी। लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं कि अभी कह रहे थे ना ये गबोल साहब कि आप पब्लिक में नहीं जा सकेंगे। अभी तक जितना मैं पब्लिक में गया हूँ, और ये मैं आपको वाक़यात बता रहा हूँ, मसलन कराची एयरपोर्ट पर जहाज़ के डिपार्चर लाउंज में वेट कर रहे हैं या इधर उधर कहीं हैं, तो जो लोग, ज़्यादातर लोग, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आके कहते हैं कि ये खान साहब में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ये इनको ये जो पिछले हुक्मरान है, चले मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा जो सबको बुरे लगते हैं, लेकिन बहुत अच्छा उनके साथ हो रहा है जी, वो एक्सपोज हो रहे हैं जी, ये वो। फिर एक रोज मुझे ये कहा गया कि खान साहब ने, मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ लोग क्या कह रहे हैं ना, लोग नहीं बात कर रहे लोग। और एक और चीज, मैंने तो 1 महीना फोन मतलब मैं ये बता रहा हूँ जी कि एक शख्स, 1-2 अशखास ने ये कहा, मुझे ये बात क्योंकि याद है मुनफरिद, बहुत तारीफ हुई इस बात की कि जी पंजाब असेंबली ने वो बिल पास किया और ये सारे आप लोग और पीटीआई पीएमएलएन सब मिलके उन्होंने तनख्वाहें बढ़ा दी थी, खान साहब ने बड़ा अच्छा किया है, इसको वापस करा दिया। तो ये बात आपके वज़ीर आला की मर्जी शामिल थी,
बहरहाल जी वो कंसेंट से चली गई या तो वज़ीर-ए-आज़म को बाद में पता लगा तो वो उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया? वो तो बॉस तो पता लग गया ना कौन है, हु इज कॉलिंग द शॉट्स, ये तो पता लग गया ना। और But that speaks very little about the Chief Minister पंजाब सर। ऑस्टेरिटी कैंपेन पीटीआई का वो जिसे कहते हैं ना शुरू से आ रही है। गाड़ियां मंगा ली हैं, 77 गाड़ियों की भी तो बात चले उसकी बात करेंगे तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ, या अगर आप चाहें तो। बहरहाल मैं आपको सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि जनरली अभी तारीफी कलमात ही सुनने को मिलते हैं। मैं पिछले हफ्ते की बात भी कर रहा हूँ और 2-3 दिन की बात ठीक हो। गाड़ियों की जहां तक बात है, ये जो 70 या 77 गाड़ियों की समरी जो मूव हुई है, मैंने इसके बारे में जो मालूम किया है, मुझे तो यही पता लगा है कि ये जो गाड़ियां हैं पार्लियामेंटी सेक्रेटरीज और ये चेयरमैन और ये प्रपोज्ड है स्टैंडिंग कमेटीज वगैरह की, इनकी गाड़ियां इतनी पुरानी हैं कि इनकी मेंटेनेंस पे इतना खर्चा आ रहा है कि अगर नई गाड़ियां ले लें जिनकी 3 साल मेंटेनेंस नहीं होगी तो पैसे एक्चुअली बचेंगे। ओके ठीक है, ये इस वजह से समरी को पढ़ लेंगे, उसमें ये लिखा हुआ है, तो मैंने तो सुनी बात बता रहा हूँ। ठीक है चौधरी साहब, मुझे जरा आप भी ये बता दीजिए, ये गुज़िश्ता रोज राणा साहब आए थे तो उन्होंने कहा जी जो हालात चल रहे हैं ये मिड टर्म इलेक्शन होगा, पीपल्स पार्टी को शायद वो को ख्वाब मंजूर वसान साहब को आ रहे हैं, बट एक्चुअली अभी वलीद साहब कह रहे हैं इतने बुरे हालात नहीं है कि लोग हम बाहर नहीं निकल सकेंगे। गबोल साहब ने थोड़ा ज्यादा ही डार्क साइड दिखा दी है पीटीआई की हुकूमत की। चौधरी साहब देखें, गुजारिश है जी कि सेनेटर साहब ने अभी जो गुफ्तगू की, आपने नोट किया कि हमने कौन कौन से मौज़ूआत छेड़े, गैस की रेट्स की बात की, ग्रॉसरी आइटम्स जो सबसे बुनियादी आइटम होती है, किचन आइटम्स उनकी बात की, दवाइयों की बात की, 50 लाख घरों की बात की, पेट्रोल डीजल की बात की, टैक्स कलेक्शन में कमी हो रही है उसकी बात की, डॉलर के साथ क्या इन्होंने किया उसकी बात की। इन्होंने वो बात नहीं की, एक भी मौजू उन्होंने नहीं छेड़ा। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पे लोग आते हैं तो वो कहते हैं जनाब के फ़लाँ के साथ आप बड़ा अच्छा सलूक कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आप कुछ नहीं कर रहे, ये आपकी मासूमियत है अगर आप ये समझते हैं उस सिलसिले में आप कुछ कर रहे हैं या इमरान खान साहब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो जो इदारे कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप से ताल्लुक कोई नहीं है कि आपका उसके ऊपर कोई असर है, आप उसके तर्जुमान बनने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन बहरहाल वो आपके दायरे असर में, दायरे कंट्रोल में ना आइनी तौर पे है और ना आपका उसमें कोई कमाल है। बाकी जो बात आपने की ना कि सरदार साहब ने कोई ज़्यादा बात कर दी, हमने ज़ाहिर है 2 दफ़ा MNA रहे हैं, ये चीज़ें सारी देखी हैं, लोगों के रवैये देखे हैं। जो लोग, मुनीब साहब मैं बड़ी सिंपल सी बात करूँगा आम फहम ज़बान में, कि जो लोग तब्दीली का ख्वाब देख रहे थे, जो लोग जिन्होंने तब्दीली के नारे के ऊपर वोट दिए थे, आज वो सब परेशान हैं, क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई बेहतरी देखना चाहते थे। तब्दीली का मतलब क्या था? पाकिस्तान को उन्हें पता था पाकिस्तान ने कोई फ्रांस तो नहीं बनना, लंदन तो नहीं बनना, ये 8-10 महीनों में हमें भी इस बात का पता है। 2 चीज़ों से लोग मायूस हैं। एक तो ये कि उनकी ज़िंदगी में वो जो तब्दीली की बात करते थे वो समझते थे कोई बेहतरी आएगी, हमारी ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा होगी। लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात में बेहद इजाफा हो गया है। मैं सेनेटर साहब 8 महीने में कितना रगड़ा दिया जा सकता है हुकूमत को? 8 महीने में इनके हिस्से का ही इल्जाम मिलेगा ना इनको? मुनीब साहब, मैंने आपसे कहा था 2 बातों के ऊपर मायूसी है। ये मैंने नहीं कहा कि 8 महीनों के अंदर इनके इनकलाब ना लाने की वजह से लोग मायूस हैं। 2 बातों से मायूस हैं। एक ये कि इनकी डायरेक्शन और सिमत ठीक नहीं है, अपनी नालायकी, अपनी इनकॉम्पिटेंस को ये दूसरों पे फेंक रहे हैं, अपना सर दिया हुआ है रेत में और समझ रहे हैं कि जनाब हम बहुत सही जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि जो टीम सेलेक्ट की है इमरान खान साहब ने, कप्तान साहब ने, उस टीम की कारकर्दगी और टीम के खिलाड़ी ऐसे हैं कि मैदान से बाहर बैठे हुए लोग, पाकिस्तान के शहरी, नजर आ रहा है कि ये टीम मैच जीतने वाली नहीं है। खिलाड़ियों को तो पता होता है ना, अच्छा ठीक है, तो लोग पहले ही ठीक हो गया, टीम मैच नहीं जीतनी, ये तो पता होता है। आपको लगता है कि टीम तो मेन मायूसी इस बात की है। ठीक है, मेन कैपेसिटी कैपेबिलिटी इशू है और वो भी इमरान खान साहब की टीम का है। गबोल साहब मुझे जरा इख्तिसार से बता दें, ब्रीफ कमेंट दीजिएगा, वक्त कम है, कि ये आपके नज़दीक फिर इमरान खान साहब का फॉल्ट तो शायद ये हो कि उन्होंने टीम सही नहीं चुनी, या उनको जो एडवाइजर्स या लोग उनके करीब हैं वो शायद सही मशवरे नहीं दे रहे, लेकिन ओवरऑल इमरान खान साहब की जो कम से कम कमिटमेंट है वो तो अपनी जगह नजर आती है ना। आपका तो ताल्लुक भी रहा है इमरान खान साहब से। देखिए, मैं जानता हूँ इमरान खान जो है ना, मैंने पहले भी कहा है कि इमरान खान 2018 के इलेक्शन से कोई 8 महीने पहले तक कोई और इमरान खान थे, और लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उनको जो है अपने अंदर तब्दीली लानी पड़ी। और इमरान खान इस वक्त आप यकीन करें बहुत सख्त परेशान है, खुसूसन अपने टीम से परेशान है। वो इसलिए क्योंकि वो क्रिकेट के कप्तान होते हुए
उन्होंने बैडमिंटन के खिलाड़ी अपने पास रख लिए हैं और उनसे हुकूमत चल नहीं रही है। अब इमरान खान का इशू ये है कि उनको खुद नहीं पता था कि पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े जो है फाइनेंशियल इकोनॉमिकल क्राइसिस को उसको फेस करना पड़ेगा। अब उनको ये भी नहीं पता था, उन्होंने जो दौरे किए ये दौरे उनके कामयाब नहीं हुए हैं। आप यकीन करें कि ये मतलब अगर आप इस पर रिसर्च करें और आपको पता चलेगा तो ये दौरे नाकाम हुए हैं। अगर देखें कहीं से $2 अरब मिल गए या $1 अरब मिल गए, इससे कोई मसले का हल नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना, अगर आपको $2 अरब सऊदी अरब से मिले, 2 अरब यूएई से मिले, तो आपको आईएमएफ के पास जाने की क्या जरूरत पड़ी? आप आईएमएफ के पास भी गए तो आपको महंगाई करने की क्या जरूरत पड़ी? आप महंगाई नहीं करते। बात इशू ये है कि आपको टेक्निकल लोगों को लाना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा अपेरेंटली, तो क्योंकि आप सियासी टेक्नोक्रेट्स भी शामिल है। अब मुझे इसको यहाँ पर कंक्लूड करना है। मैं वलीद साहब आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा, चौधरी साहब आपका, नबील कबूल साहब आपका भी। हमारा अगला मौजू ब्रेक के बाद काशिफ भाई साहब हमारे साथ होंगे। यही है कि मेन मसला इमरान खान साहब की टीम है, क्योंकि इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर आता है। क्या मसला टीम है, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं, बात कुछ बन नहीं रही या बनती नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, और जो तनकीद हो रही है वो कितनी जायज़ है और कितनी नाजायज़ है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। बस आते मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी और एंकर पर्सन जनाब काशिफ भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया अपना। काशिफ भाई साहब, आपने हुकूमतें भी बनते बिगड़ते देखी हैं, बहुत कुछ देखा है इलेक्शनों से पहले बाद, रंग किस तरह बदलती है कोई भी जमात ऑपोजिशन में हुकूमत में आके, ये भी आपको इसका भी इदराक है। बट सवाल ये है, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को देखें, एवर सिंस इट हैज़ कम इनटू पावर, प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम क्या इतने ही वाकई इतने मॉन्यूमेंटल इश्यूज हैं इस हुकूमत के लिए कि वो अभी तक ग्रिप्स में नहीं आ रही चीज़ें? क्योंकि कुछ बात बनती भी नज़र नहीं आ रही। हुकूमत अपने आप को, या हुकूमत ये कहते हैं देखें जी हमने बाई इलेक्शन जीत लिया, ये सारे पार्टियां इकट्ठी हो गई, हमें नहीं हरा सकी, हमारा परसेप्शन अभी तक ठीक है। वो IRI का सर्वे बड़ा ज़बरदस्त आया, उसके अंदर आप हमारी पॉपुलैरिटी देख लें। लेकिन एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर क्या सिचुएशन है? इज इट द रॉन्ग एडवाइस दैट द प्राइम मिनिस्टर इज गेटिंग ऑन वेरियस इशूज, या कुछ पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात है? आपके नज़दीक प्रॉब्लम क्या है PTI की हुकूमत का? कीपिंग इन व्यू इकॉनमी रिलेटेड बहुत से मामलात हैं, आपने बहुत ऐसी चीज़ें माजी में जिनको आप खुद बुरा कहते रहे वो अब आपको करनी पड़ रही हैं। सो व्हाट डू यू सी द प्रॉब्लम? देखिए, मेरा ख्याल है सबसे बड़ा मसला अनरियलिस्टिक ऑपोजिशन जो उन्होंने की है, जो 5 साल 10 साल इमरान खान साहब ने ऑपोजिशन की, खुसूसन अक्टूबर के बाद जब उनका जलसा हुआ था बड़ा, वो जो अनरियलिस्टिक ऑपोजिशन, वो बड़े बड़े दावे, वो बयानात, PTI की गवर्नमेंट उन बयानात के आगे हॉस्टेज हो गई है। जब आप ये कहेंगे IMF के पास नहीं जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा, जब आप कहेंगे जी एमनेस्टी स्कीमें, क्या बात कर रहे हैं जी, एमनेस्टी स्कीमें तो चोरों डाकुओं के लिए, क्या फायदा हुआ उन टैक्स पेयर्स का, जो गिने चुने टैक्स पेयर्स है पाकिस्तान में। सो वो जो बयानात वो देते आए हैं, पेट्रोल महंगा होने पर, गैस महंगी होने पर, बिजली महंगी होने पर, आज इस हुकूमत में आने के बाद उनको वो सारे बयान हॉन्ट कर रहे हैं इस PTI की गवर्नमेंट को। सबसे बड़ा क्या है, वो जो गैप ऑपोजिशन की और हुकूमत की जो ट्रांजिशन थी, उसमें इनके बयानात इनका सबसे बड़ा इनके लिए मसला बन गया। ठीक, अब जब भी आप कोई मसला होता है, पीपल में लुक अराउंड एंड से कि देखें ये तो जरूरत थी वक्त की, डॉलर महंगा किया जाए, IMF के पास जा रहे हैं, डॉलर महंगा करने के अलावा चारा नहीं है। मुझे याद है PMLN की गवर्नमेंट आई, पहला फैसला उन्होंने किया, जो स्लैब्स का सिस्टम आया था बिजली में, PMLN की गवर्नमेंट ने किया। जब हमारे बिल आए तो हम भी परेशान हो गए थे, लेकिन वो करने पड़ेंगे, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे गवर्नमेंट्स को। उस वक्त जब आप सियासत करेंगे मुश्किल फैसलों पर, आज इनके फैसले करने की बारी आई है तो बाकी सियासत कर रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है जो PMLN, अगर आप मुझसे एक लाइन में पूछे क्या है, इनके बयानात इनके आगे सबसे बड़ी दीवार बन के खड़े हो गए। ठीक, और टीम के हवाले से अगर काशिफ भाई साहब बात करें, बहुत से लोगों से आपकी मुलाकात होती है, आपका भी ताल्लुक, आपका भी एक रूरल सा बैकग्राउंड है, मेरा भी रूरल बैकग्राउंड है, लोगों से मिलते हैं, देहाती इलाकों में जाते हैं, वहाँ पर लोगों का परसेप्शन क्या है? इमरान खान साहब को क्रिटिसिज्म क्या उनकी ज़ात के हवाले से लोग ज़्यादा कर रहे हैं, या ये कहते हैं नहीं यार इमरान खान साहब बड़े कमिटेड आदमी हैं, ये टीम जो है वो शायद दुरुस्त नहीं है उनकी? देखिए, ये तो मेरा अपना भी ज़ाती मानना ये है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम के बगैर कुछ नहीं है। सर डायरेक्शन तो दे सकता है, प्राइम मिनिस्टर उनकी जगह बैठकर काम नहीं कर सकता। जो परसेप्शन इस टाइम है, या जो अंदर से बात आती है कि इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं, नीयत बड़ी है, वो काम करना चाहते हैं,
वो मेरा भी ख्याल है कि कैपेसिटी बहुत बड़ा इशू है। देखिए आप PMLN की गवर्नमेंट से मुकाबला करें, अब शायद खाकान अब्बासी साहब के मुकाबले का वजीर तो उनके पास शायद कोई नहीं होगा। हाँ, या जो वजीर उनके पास थे, एहसन इकबाल साहब हैं, ख्वाजा आसफ साहब थे, वो तमाम लोग जिनके पास गवर्नेंस का 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो वजारत में खुद रहे हैं वो, या उन्होंने कम से कम पार्लियामेंट की वर्किंग देखी है, कमेटियों के मेंबर रहे हैं। उसका मुकाबला करें इनके साथ। जो मुशर्रफ साहब के दौर की टीम आई हुई है, वो पोलिटिकली तो शायद एक आधा एवरी मैन अ वोट इन द नेशनल असेंबली, लेकिन उनकी कैपेसिटीज क्या है? मतलब मैं फर्ज करें आप सिर्फ गुलाम सरवर खान साहब की वजारत उठा लें। जी। मैं किसी ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी जब शाहिद साहब से बात करते थे उनको जाती तौर पे पता होता था कि वजारत क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। कहते हैं इनके पास जाते हैं वो, इनको उस तरह समझ नहीं है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर नीड्स हेड्स, ये गुलाम सरवर खान साहब का ख्याल है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है बंदा फारिग कर देते हैं, सुई नॉर्दर्न का बंदा फारिग कर दिया, सुई सदन का कर दिया, फलाने का कर दिया। सो वो कैपेसिटी के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं इस गवर्नमेंट के पास। वैसे तो मतलब बुज़दार साहब को देखें, अब आप कंपेयर करें शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो कैसे कंपेयर करेंगे आप इसको? देखिए आपको एक आदमी ऐसा चाहिए था जो, देखिए काम करना एक अलग चीज है, परसेप्शन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सियासत में परसेप्शन पहले आती है, कारकर्दगी उसके बाद आती है। परसेप्शन ही नहीं बना पा रहे हैं। बट काशिफ भाई साहब, फैक्ट्स एंड फिगर भी अब लोगों के सामने आ रहे हैं। अब देखिए, अब तो लोगों को इतना अवेयर हो गए हैं इवन फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से कि काम आदमी जो मईशत को नहीं भी समझता वो भी कुछ बातों को एसरटेन कर लेता है। बट मूविंग ऑन, आप एक और चीज़ को भी अगर वैल्यूएट कर दें हमारे लिए कि इनका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स थे, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत रही तहरीक इंसाफ की, और उन्होंने कहा जी हमारी गवर्नेंस की वजह से हम दोबारा 2 तिहाई अक्सरियत लेके वहाँ पर आए। आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है BRT, आप उसको उसकी हालत देख लीजिए, और आज भी आपका भी मैं प्रोग्राम देख रहा था, आपने भी उसके ऊपर काफ़ी डिबेट की। वहाँ क्या प्रॉब्लम है? अब वहाँ पर तो अपेरेंटली परवेज़ खटक साहब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, गवर्नेंस का भी एक्सपीरियंस, लेकिन उसका हाल क्या हो गया है? तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऑपोजिशन तो कही गई इमरान खान साहब को भी डाल दें, बीच में सबको डाल दें, बट हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल? देखिए जिम्मेदार वही है जो फैसले करता है। ये हमेशा से ये तो पुराना असूल है, फैसले जिसने किए। पहले आपको एक बैकग्राउंडर बता दूं उसका। PTI की गवर्नमेंट बड़े सख्त खिलाफ थी। परवेज खटक साहब ने इन अ वे ब्लैकमेल करके ये प्रोजेक्ट लिया था, और उन्होंने कहा कि अगर जब PTI इमरान खान साहब ने कहा इसको खत्म करें, तो उन्होंने कहा जी अगर खत्म करना है तो फिर मैं जा रहा हूं। और हर दूसरी चीज पर कहते थे मैं जा रहा हूं। कौमी वतन पार्टी को हुकूमत में लाए, कहा ये क्या किया जी, ठीक है फिर आप चला लें, मैं जा रहा हूं। सो परवेज खटक साहब ने बड़ी जबरदस्ती ये प्रोजेक्ट लिया। अब ये बुनियाद आपके सामने ये फुटेजेस में मैं देख रहा हूं चल रही है। इसका PTI की गवर्नमेंट से तवक्को क्या है? लेट्स बी फेयर, क्या तवक्को है? जो बार आप सेट करते थे बाकियों के लिए, इमरान खान साहब आपको याद होगा लाहौर में पानी खड़ा हुआ, इमरान खान साहब पैदल निकल गए, ये बारिश रिसेंटली इलेक्शन से कुछ दिन पहले की बात है, आप बाहर चले गए और वो बारिश में घुटनों घुटनों पानी में खड़े होकर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यहां पर भी फिर उस उसूल को आप यहां पर भी लगाएं कि किसकी जिम्मेदारी है। देखिए ये यहां पर इस रिपोर्ट को देखकर 2-3 बड़े बड़े इश्यूज हैं जिसको देखना पड़े। एक है किकबैक्स एंड करप्शन। अगर हेड्स रोल नहीं किए, अगर आप ये नहीं बता पाए कि करप्शन किस किसने की है, उसमें कौन कौन सा पॉलिटिशियन शामिल है, कौन कौन से ब्यूरोक्रेट शामिल है, ये आपकी पहली नाकामी है। दूसरा, देखिए ये जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं दुनिया में ये होता है कि तमाम डिपार्टमेंट से उनकी राय ली जाती है, एनवायरमेंट तक से राय ली जाती है कि अगर हम ये करने जाएंगे तो एनवायरमेंट के ऊपर इसका कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। किसको नहीं पता था कि यहाँ पे रोड्स कम होंगी? किसको नहीं पता था, जो आज की आपने रिपोर्ट जो आई है कि ट्रैफिक खराब होगी, रोड्स कम हो गई हैं, रोड्स के ऊपर बॉटलनेक्स बनेंगे, किसी और चीज का ध्यान नहीं रखा गया। कौन जिम्मेदार है सारी चीज? हु हैड टू डू दिस स्टडी? और जिसकी भी है जो खराब है उसके ऊपर ये टेस्ट केस है। पीछे एक ऐसी पहली रिपोर्ट जो मैं तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है कि उसी हुकूमत ने ये कमीशन किया जिस पार्टी ने ये बनाया है, लेकिन फिर इसके ऊपर अब आगे भी चलें, दिखाएंगे इसके ऊपर क्या क्या होगा, किस किस का हेड रोल करेगा। लेकिन ये हमारे मुल्क का बड़ा अलमिया है, इस तरह करते हैं। हमारा ख्याल है बस बना दो एक मेट्रो, बना दो ऊपर से जू करके बसें चलने का निजाम, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि इसके ऊपर ट्रैफिक का क्या बनेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता इसमें सीवरेज का निजाम कैसे ठीक चलाएगा, पानी खड़ा है। इधर तो ये इशू है ना कि सर वो बनी भी नहीं है, इधर इनका तो ये इशू हो गया कि वो अभी तक बनी भी नहीं है, कोई इसका सिर पैर ही नहीं नजर आ रहा। मैं काशिफ भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आप इश्यूज बहुत है जिनके ऊपर आपसे हम एनालिसिस लेना चाह रहे थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से आपको फिर किसी रोज इंशाल्लाह फिर तकलीफ देंगे। आज का प्रोग्राम आपने देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।